Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 8 from chapter number 10. Name of the chapter is alkyl halides. Only one topic from this chapter will be discussed today, that is nucleophilic substitution reactions. Remaining part of that lecture will be taught today. That is factors that affect SN1 reactions. So let's start. यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो हमारा टॉपिक रहता था वो टॉपिक ये है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस। दिस इज अ स्केच दैट शोज देयर आर फॉलोइंग 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। नंबर 1 इज द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। इन दिस केस सबस्ट्रेट इज अल्काइल हैलाइड। हमने ये चारों के चारों फैक्टर उस वक्त भी स्टडी किए थे जब हम SN2 रिएक्शंस कर रहे थे। वहाँ मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि व्हाट आर 4 फैक्टर दैट अफेक्ट SN2 रिएक्शंस, और यही 4 फैक्टर्स थे जो कि SN2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, और यही वो फैक्टर्स हैं जो कि SN1 को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन दिस केस इज अल्काइल हैलाइड। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है। सेकेंड इज द पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल आया और उसने आके अटैक किया और बॉन्ड बनाया, जब एक लिविंग ग्रुप लीव करता है तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है, इस चीज़ को हमने इस फैक्टर में स्टडी करना है। थर्ड वन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लीव। इसमें हमने ये देखना है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर जो हैलाइड आयन लगा हुआ है, ये हैलाइड एटम किस तरह से यहाँ से रिमूव होता है। इस ग्रुप को हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं या किस तरह से नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट करती है SN1 रिएक्शन को। हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, कि किस तरह से सबस्ट्रेट की नेचर अफेक्ट करती है SN1 रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम अगेन SN1 रिएक्शन को की केमिस्ट्री देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन में मैंने आपको इससे पहले भी बताया अपने लास्ट लेक्चर में कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर एक कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आयन बना है। ये आयन अनस्टेबल है, इस आयन को स्टेबल होना है। वो फैक्टर जो कि इस आयन को स्टेबलाइज करेंगे, वो सारे के सारे फैक्टर SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ये चेक करें कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कौन सा हैलाइड लगा हुआ है, ये प्राइमरी हैलाइड नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, दिस इज अ टर्शरी हैलाइड। अगर ये टर्शरी हैलाइड है और इसमें पहले स्टेप में ये हैलाइड यहाँ से रिमूव हुआ एज अ लिविंग ग्रुप, एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बोनियम आयन बना। अब ये कार्बोनियम आयन अगर आप नोट करें तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को स्टेबल करते हैं ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये वाले मिथाइल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को। अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते तो उसमें 2 मिथाइल ग्रुप होते, और अगर हम प्राइमरी करते तो उसमें 1 होता। तो वो एक मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस होना या अल्काइल ग्रुप की, या सेकेंडरी में 2 की प्रेजेंस का होने के निस्बत ये 3 अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। क्योंकि इस रिएक्शन को ही हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, और अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्टेबल होगा तो हम कहेंगे कि SN1 रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट को कंसीडर करेंगे तो SN1 रिएक्शन में वो वाले अल्काइल हैलाइड्स जो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो मोर फेवरेबल होंगे कि वो SN1 रिएक्शन को शो करें। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन की प्रेजेंस की वजह से। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर शो किया गया है कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखें, बॉन्ड हमेशा वही ब्रेक होगा कार्बन और X यानी कि हैलोजन के दरमियान वाला अल्काइल हैलाइड में। अब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में C, और C के साथ ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे X प्रेजेंट था, वो यहाँ निकल गया। अब ये वाला जो ग्रुप है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तीसरे नंबर पे ये प्राइमरी है, और इसको भी हम प्राइमरी कहते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ये मज़ीद किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन इनको भी हम समटाइम प्राइमरी ही कहते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम सबस्ट्रेट की नेचर को देखते हैं तो सबस्ट्रेट की नेचर के अकॉर्डिंग
हमेशा टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी, और नीचे की तरफ जाएं तो ये रिएक्टिविटी डिक्लाइन की तरफ चलती चली जाएगी। अब इसमें वो फैक्टर्स बता रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमने कहा कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन शो करते हैं। अब इसमें एक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर भी है। स्टेरिक फैक्टर का क्या मतलब है? अब अगेन हम इस फैक्ट पे आ जाते हैं, दिस इज कार्बोकेटाइन। अगर आपको SN2 रिएक्शन याद हो तो हमने SN2 रिएक्शन में देखा था कि वन स्टेप रिएक्शन था और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से जो सेंटर में कार्बन मौजूद था, इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बन रहे थे। 5 बॉन्ड बनने की वजह से हिंड्रेंस आ रही थी कि हर तरफ से कोई मालिक्यूल आ नहीं सकता। जैसे न्यूक्लियोफाइल आया तो 4 ऑलरेडी अटैच हुए हुए थे, तो 5 ने आके मुश्किल से अपनी जगह बनाई। इस केस में अगर आप नोट करें तो दिस इज कार्बन। अब यहाँ पे ये टर्शरी है, 3 ग्रुप लगे हैं। जो ही कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक लीविंग ग्रुप निकल गया, इट मीन्स कार्बन जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, अब वो sp3 नहीं है बल्कि अब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है। अगर वो sp2 है तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल 109 से इंक्रीज होकर 120 हो गया है। 120 होने की वजह से ये बॉन्ड दूर दूर चले गए हैं, मसलन एक ये चला गया, एक ये चला गया और एक ये चला गया है। अब p जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद है, जहाँ आके अटैक करना है या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने आके लगना है, उसके लिए काफ़ी स्पेस प्रेजेंट है कि वो यहाँ आए और लग जाए। यानी उसको इन ग्रुप्स को परे धकेलना और अपनी जगह यहाँ पे बनाना, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसको ऑलरेडी ही जगह मिल रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, उसी फिक को शो दोबारा एक्सप्लेन करके किया गया है कि ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। ये बल्कि इतने ग्रुप नहीं है, अगर ये बल्कि हैं भी सही तो ये शील्ड नहीं कर रहे इस कार्बन को। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि स्टीरिक फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड इंटरमीडिएट बनने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री भी यहाँ पे चेंज हो गई, एंगल भी 120 हो गया। तो हम कहेंगे कि स्टीरिक इफेक्ट जब हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं इस स्टेप में वो भी ओवरकम हो जाता है जी। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये एक और फैक्टर है। हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट दैट अफेक्ट SN1 रिएक्शंस को। अब सबस्ट्रेट की नेचर मैंने आपको बता दी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। उसकी रीजंस एक स्टेरिक इफेक्ट से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन है। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो कार्बोकेटाइन का होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी हैं, तीसरे पे फिर ये प्राइमरी है और उसके बाद ये मिथाइल है, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। अब यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे इन ग्रुप का प्रेजेंट होना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इस कार्बन को ये स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये कार्बन ज़्यादा स्टेबलाइज होकर ये आयन ज़्यादा स्टेबल है तो SN1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा फेवरेबल स्टेप 1 होगा इन SN1 रिएक्शंस, उतना ही ज़्यादा वो अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी शो करेगा जी। सेकंड फैक्टर है पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की नेचर अफेक्ट करती है SN1 रिएक्शन को। न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन पढ़ा है। काइनेटिक्स में हमने कहा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, यानी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड नॉट कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर SN1 रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता और SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शन के रेट
जो है वो न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं सिर्फ हमने उसकी नेचर देखनी है कि किस तरह से उसकी नेचर अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमेशा रेट डिटर्मिंग स्टेप SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ये होता है कि हम एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उस टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर से लीविंग ग्रुप निकाल के उसको कार्बोकेटाइन बनाते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का जिक्र नहीं है। तो इस वजह से हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी कि कोई अफेक्ट नहीं है न्यूक्लियोफाइल के नेचर का अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। Since nucleophilic addition occurs after formation of carbocation, reaction rate is not normally affected by nature of the concentration of nucleophile weak nucleophile. This is the reason, इसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अब देखें इसमें पूरा रिएक्शन शो किया हुआ है SN1 रिएक्शन का। ये अल्काइल हैलाइड है, दैट इज सबस्ट्रेट, दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसमें ये लीविंग ग्रुप है। अब पहले स्टेप में माइनस एलजी में माइनस लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया, क्या बना, एक इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट ये क्या है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये जिसे कर्सर से मैंने शो किया ये पहला स्टेप है इसका। अब जितने ज़्यादा कार्बोकेटाइन आयन बनेंगे उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। ये तो नहीं हो सकता कि हमारे पास रिएक्टेंट डायरेक्ट किधर चली जाए प्रोडक्ट में, एक इंटरमीडिएट है दरमियान में, यानी सबस्ट्रेट उसी सूरत में प्रोडक्ट में जाएगा जब ये वाली चीज़ बनेगी। अगर ये बनेगी नहीं तो जितना मर्जी सेकेंड स्टेप हो जाए रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करता है या उसके कंसंट्रेशन पे। SN1 इज एन यूनिमॉलिक्यूलर mechanism and the rate of the reaction depends only on the concentration of the substrate। अब देखिए rate is directly proportional to the substrate, ये constant है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल has no effect on the rate। जी थर्ड फैक्टर है कि किस तरह से, थर्ड फैक्टर दैट इज एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लीव, ये अफेक्ट करता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को। जी अब हम जब नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप पढ़ते हैं तो इट ऑलमोस्ट हैज़ द सेम अफेक्ट एज इन SN2 रिएक्शन। हमने ये SN2 रिएक्शन में बहुत डिटेल से किया था कि क्या ट्रेंड्स हैं लिविंग ग्रुप के SN2 रिएक्शन में, वही सेम ट्रेंड्स हैं यहाँ पे भी जब हम SN1 रिएक्शन करते हैं। दोनों केसेस में चाहे SN1 रिएक्शन हम कर रहे हैं चाहे हम SN2 रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर हमेशा ये CX बॉन्ड ब्रेक करता है, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कर रहे हैं और अल्काइल हैलाइड में हर हार में ये वाला पोलर बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पोलर बॉन्ड ब्रेक करता है। चाहे हम SN1 रिएक्शन कर रहे हैं चाहे हम SN2 रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा दैट स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब SN2 रिएक्शन में क्योंकि एक ही सिंगल स्टेप था तो वहाँ हमने कहा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इस अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन या इसकी प्रेजेंस अफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन को। सेम इन SN1 रिएक्शन, लेकिन उसमें सिर्फ स्टेप 1 की हम बात करेंगे। अब वहाँ पे हमने देखा जब हम SN2 रिएक्शन के लिविंग ग्रुप का टॉपिक स्टडी कर रहे थे कि जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, और किस तरह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखें तो ये अगर अल्काइल हैलाइड हमारे पास है और अल्काइल हैलाइड में हैलोजन लगा हुआ है, तो हैलोजन में वो अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्काइल आयोडाइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो, इनमें बेटर लिविंग ग्रुप होगा ये वाला आयोडाइड की फॉर्म में, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि अगर हम CX बॉन्ड ले रहे हैं और इसमें यहाँ X की जगह पे I लगा हुआ है, CI बॉन्ड है, ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें CI कार्बन और आयोडाइड के दरमियान बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। अगर सबसे कम है इसका मतलब है ये बॉन्ड सबसे वीक है। सबसे वीक होने का मतलब है इस बॉन्ड को सबसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। अगर ये सबसे आसानी से ब्रेक होगा तो ये जो अलग हो जाएगा, इट मीन ये सबसे ज़्यादा आसानी से लिविंग ग्रुप गया है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। दूसरे नंबर पे Br है, तीसरे पे Cl है और चौथे नंबर पे F है। F क्यों सबसे ज़्यादा लेट लिखा गया है, क्योंकि इसका कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है दैट इज़
मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि एफ की फ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है फ्लोरीन की और कार्बन की 2.5 है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसे ब्रेक करना मुश्किल है, और बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो उस सूरत में फिर एफ कैसे लीव करके अल्काइल हैलाइड को जा सकता है। जी, अब क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन लिविंग ग्रुप किस तरह से, इसके क्या टॉपिक के फीचर्स हैं। पहला है कि रिएक्टिविटी द लार्जर हैलाइड आयंस आर बेटर लिविंग ग्रुप है। अब जैसे हमने अपनी लास्ट स्लाइड पे कहा कि सबसे बेटर आयोडाइड है, क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, साइज सबसे बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। सेकेंड, इन एसिड OH of an alcohol is protonated and leaving group is water which is still less reactive than halides. अब पैराटोल्यूइन सल्फोनेट देखें, इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, यहाँ नीचे शो भी किया हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये ब्रोमाइड आइन है, चौथे पे क्लोराइड आइन है और उसके बाद क्या आता है, वाटर है। अच्छा, फिर अगेन लिविंग ग्रुप की उन्होंने SN2 रिएक्शन वाला ही पैटर्न दिखाया है कि जैसे कि हम SN2 रिएक्शन में हमने कहा था कि इसी पैटर्न पे जाके लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी है, इसी तरह से यहाँ पे SN1 में भी सेम पैटर्न है। अब बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर, कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि उनको बेटर लिविंग ग्रुप बनाती हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टू पोलराइज द कार्बन एटम, ये वाली कैपेबिलिटी है। सेकेंड इज स्टेबल, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस वंस इट हैज़ लेफ्ट। एंड द थर्ड वन इज पोलराइजेबल टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट को, जो स्टेबलाइज करेंगे। अब ये आइंस हैं जो कि लिविंग ग्रुप की सूरत में लगे होते हैं और फिर लीव करते हैं सबस्ट्रेट मालिक्यूल को, और ये वही स्पीशीज हैं लेकिन न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं जो कि लीव करते हैं सबस्ट्रेट को। जी, लास्ट फैक्टर दैट इज द फोर्थ वन, इट इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट करती है SN1 रिएक्शन को? यस, करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन स्पीशीज बनती हैं। पोलर सॉल्वेंट्स विच कैन स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन विच कैन फेवर द SN1 रिएक्शन, फॉर एग्जांपल वाटर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब हमने पहला स्टेप जब किया इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का, तो हमने कहा कि कार्बोकेटाइन बनता है, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इस केस के अंदर ये वाटर मालिक्यूल अगर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया है तो इसका वो वाला एंड जिसके ऊपर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अरेंज करेगा, यानी ये वाटर मालिक्यूल एक नेटवर्क सा बना लेंगे इस स्पीशी के इर्द गिर्द आके और इसको स्टेबलाइज करेंगे। अब इस केस में भी देखें, ये ब्रोमाइड आइन है जो कि लिविंग ग्रुप के तौर पे अल्काइल हैलाइड से निकला। अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का मालिक्यूल अगर आके खुद को अरेंज करेगा तो उसका कौन सा पार्ट इसकी तरफ होगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इसके इर्द गिर्द आके अरेंज, यानी जब हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो वो सॉल्वेंट किसी न किसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म में आके अफेक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ स्पीशीज को। अब यहाँ पे देखें तो कुछ सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, मिथानॉल है, उसका ये फार्मूला है, उसके लिए एब्रीवेशन हम लिखते हैं ये। अब इथानॉल है, उसका ये फार्मूला है, उसके लिए ये एब्रीवेशन है HOET लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड का ये फार्मूला है और ये उसकी एब्रीवेशन है, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड। ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं SN1 रिएक्शंस में। अब यहाँ पे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट किस तरह से ये अफेक्ट कर रही है। द रेट्स ऑफ SN1 रिएक्शंस आर जनरली इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ अ हाईली पोलर सॉल्वेंट इंक्लूडिंग प्रोटिक सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाते हैं उन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, सच एज वाटर एंड इथेनॉल। एग्जैक्टली जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, दिस इज सबस्ट्रेट मालिक्यूल जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोकेटाइन बन गया है, इसके इर्द गिर्द ये प्रोटिक सॉल्वेंट आए और उन्होंने आके खुद को इस तरह से अरेंज किया। इस तरह का अरेंजमेंट स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। जी, अब हम देखते हैं कि कौन सी चंद ऐसी बातें हैं जो हमें रिमेंबर हर हाल में रखनी चाहिए, जिनकी वजह से जब हम ये टॉपिक करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन हो, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यहाँ पे जब हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में
कंपिटिटिव रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, यानी जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो साथ एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ये कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब कौन सा रिएक्शन होगा, ये वो कंडीशन या वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं जिन फैक्टर्स के अंडर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो, तो हम इस तरह के ये वाले फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। अब इन्हें फर्ज करें, हम देख लेते हैं। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड प्रेफरेबली टर्शरी, ये हमने टॉपिक पहले भी देखा कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा वो कौन सा होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, या रेजोनेंस स्टेबलाइज बट सेकेंडरी में भी पॉसिबल। यानी सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होगा, लेकिन सेकेंडरी में भी मुमकिन है, हो सकता है, जबकि प्राइमरी में ये बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। सेकेंड, हम यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन हो तो उस सूरत में हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करना होगा, मुख्तसर हम कह सकते हैं। सेकेंड है गुड लीविंग ग्रुप, ज़्यादातर हम ऐसा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करें जिसमें अच्छा लीविंग ग्रुप है तो भी SN1 रिएक्शन प्रेफर होंगे। तीसरा, इन नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल टू रिड्यूस द एलिमिनेशन साइड रिएक्शन, ये एलिमिनेशन साइड रिएक्शन होता है। अगर हम बेसिक और अच्छा नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे तो वो प्रेफर करेगा कि SN1 रिएक्शन हो। लास्ट में जी सूटेबल सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल करना है, और पोलर प्रोटिक इज़ मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी होती है इन्होंने आके, और कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो इफेक्टिवली अपना हिस्सा डालेगा और SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। जी, आज के लेक्चर के बाद हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसको हमने 4 लेक्चर्स में किया है। एक में मैंने आपको SN2 रिएक्शन करवाए, और फिर एक लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स बताए जो अफेक्ट करते हैं SN2 रिएक्शन को। इसी तरह से SN1 रिएक्शन की पहले मैंने आपको डिटेल बताई एक लेक्चर में, और उसके बाद आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट SN1 रिएक्शंस को। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सम टाइम पेपर में आपको ये भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो डिफरेंस में अगर हम देखें तो सो सिंपल, SN2 रिएक्शंस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा शो करेंगे, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब यहाँ पे अगर हम ये सबसे, इसको हम प्राइमरी सम टाइम में कहते हैं, लेकिन ये मिथाइल हैलाइड है, फिर प्राइमरी और फिर ये सेकेंडरी। टर्शरी यूज़ नहीं करना है SN2 रिएक्शन में। अगर हम SN1 कर रहे हैं तो इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हम SN2 रिएक्शन में यूज़ करते हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, में आल्सो भी यूज्ड एज सॉल्वेंट के तौर पे यो इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे जब मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया था SN1 रिएक्शन का, तो उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेप करवाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर यूज़ होता है एज अ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और एज अ सॉल्वेंट। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और दूसरे में वो बेस का हाइड्रोजन आयन वहाँ से निकाल के लेके जाता है और वो एक्ट एज अ बेस करता है। SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं, जबकि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। रेट अगर हम देखें SN2 रिएक्शन का, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड आल्सो अपॉन न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, जबकि SN1 रिएक्शन में रेट ओनली डिपेंड अपॉन द अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें देखें इन्वर्जन एट कायरल कार्बन। अब यहाँ पे वो कार्बन जिसके साथ सारे ग्रुप लगे थे, जिसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहा, वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास R प्रोडक्ट है तो S बनेगी। RS मीन यानी डायरेक्शन बदल जाती है, इन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट। यानी जिस साइड से ग्रुप ने लीव करना था उस साइड पे उसने लीव नहीं किया, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को दूसरी साइड पे आके मजबूरन लगना पड़ा। जब प्रोडक्ट बनेगी तो जब लीव करेगा लीविंग ग्रुप, तो उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड पे लग चुका होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि इसमें रेसिमाइजेशन है। रेसिमाइजेशन का मतलब है 50% बनती है एक तरह की प्रोडक्ट और 50% दूसरी प्रोडक्ट बनती है। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लगने के ऑन बोथ साइड ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द कार्बोकेटाइन इक्वल होता है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब यहाँ पे SN2 में नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, बट हेयर इन द SN1 रिएक्शन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास हासिल हो सकती है। जी, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।